तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ की एग्ज़ाम लग रही है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आज 17 मार्च को जो एग्ज़ाम लगी थी ना आरपीएफ की, उसके क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। तो देखिए आपकी कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अपनी तैयारी को। और जिसके एग्ज़ाम नहीं लगी है वो भी देख ले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए ज़्यादा, किस प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जा रहे हैं। इसमें इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है आपकी तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में रहती है। नीलगिरी जिले में पाई जाती है। ये आपका होना चाहिए कहाँ पे है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के थार रेगिस्तान में बहने वाली एकलौती बड़ी नदी कौन सी है? एकलौती बड़ी नदी कौन सी है थार रेगिस्तान की? ये हो जाएगी आपकी लूनी नदी हो जाएगी। यह नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। यह पता होना चाहिए। यह नदी थार रेगिस्तान के दक्षिणी पूर्व हिस्से से होकर गुजरती है ना। यह फैक्ट आपको याद रखना है। और यह नदी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। ये पूछना कौन से घाटी से निकलती है, तो हो जाएगा पुष्कर घाटी से निकलती है। अगला क्वेश्चन आया था, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछिए तो हो जाएगी गोदावरी नदी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, होकर जाती बहती रहती है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूछ लेना आपसे, तो हो जाएगा मंजीरा, डरना, मनेर, सबरी, प्राहीणता और इंद्रावती। इस नदी को लोग प्राचीन गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। गोदावरी नदी से जुड़ी प्रमुख बांध कौन से है? इस नदी पे कौन कौन से बांध हो जाएगा? श्री राम सागर बांध भी इसी नदी पे है, गोदावरी नदी पे हो जाएगा। और जय जय कवाड़ी जय कवाड़ी बांध, ये बांध भी हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी पे हो जाएगा। और घाट घर बांध ये भी हो जाएगा आपका गोदावरी नदी पे। ये तीनों बांध इसी नदी पे है, आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं? एक तो होता है वित्त आयोग, एक अध्यक्ष होता है और 4 होते हैं आपके सदस्य होते हैं इसमें। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्वता का बंटवारा करना था, है ना, बंटवारा तय करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक बढ़ाया गया है? इसका क्षेत्र कहाँ तक बढ़ाया गया है? ये हो जाएगा आपका चंद्रनगर। अब चंदन नगर है, जो अब के समय में है चंदन नगर, इसका नाम बदलकर चंदन नगर कर दिया गया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक बढ़ाया गया है, ये पूछ लेना आपसे। इसका यह हो जाएगा। और कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी के लिए आप देखिए, यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कब हुई थी। और अगला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी 1921 में हुई थी। यह जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की। किसने की? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज थी। मोहनजोदड़ो की खोज पूछ लेना तो ये हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह पता होना चाहिए फैक्ट नए नए। अगला क्वेश्चन देखिए, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ये हो गया लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष अवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले कार्यालय खाली कर देता है। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बैठकों की अध्यक्षता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये दे रखा है 1.1
48 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया था? इसका खर्च किया गया था आपके शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कब किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। यह संयंत्र बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी पता होना चाहिए। ये देखिए, डीपीटी का पूरा नाम पूछा है तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो जो क्या हो जाएगा? डिप्टीरिया फुर्टिसिस और टेटेंस ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, वैक्सीन का नाम हो जाएगा ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का क्या बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया और ये कब से कब तक थे? 1947 से 1958 तक यह पद पर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, 1857 के तात्कालिक कारण क्या थे? इसके कारण क्या थे 1857 के इसके विद्रोह का तात्कालिक कारण? नई एनफील्ड राइफल में लोग कारतूसों से गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह थी। इस अफवाह के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इस घटना से व्यापार आक्रोश फैल गया और विद्रोह भड़क उठा। इस कारण से यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह में प्रमुख बातें देखिए आप, ऐसी जानकारी 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्य थे। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और औद्योगिकरण गति को तेज करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और आय और धन में असमानताओं को कम करना और भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना। ये थे इसके मुख्य कारण। और ये भी था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग का बढ़ावा करना और अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इस नीति का ये उद्देश्य था। इस नीति को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनाया था। यह नीति भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी थी। 1956 से 61 तक ये रही थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी थी, ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के समय कौन सी वाणिज्य फसल नहीं थी? यहाँ पे पूछा नहीं थी, और जो है वो कौन सी है? जूट हो जाएगी, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और रबड़ आदि। इनमें से इन्हें व्यावसायिक फसलें या वाणिज्य फसलें भी कहा जाता है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया था ना वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले दूसरी क्षेत्र विकसित न होने का कारण क्या था? इसका कारण क्या था? 1990 के दशक में भारत में दूसरी क्षेत्रों के विकास में बाधा आने का मुख्य कारण था सरकारी नियंत्रण, लाइसेंसिंग तंत्र। इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र में घाटा हो रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे थे। इसका मुख्य कारण यही था, लाइसेंस बनवाना, ये सब आ गया था उस समय। भारत पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये भारत हो जाएगा आपका 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये पूछ ले तो हो जाएगा 32,87,263 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ये पूछ लेना कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को संविधान अधिनियम किसके 1951 के जरिए जोड़ा गया था। यह अनुसूची नए अनुच्छेद 31B द्वारा अधिनियमित की गई थी और यह प्रथम संशोधन हुआ था संविधान में। अगला क्वेश्चन आया था, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ग्रांड प्रिक्स हॉर्स राइडिंग किसने जीता था? यह पुरस्कार किसने जीता था? यह फातिमा हुसैन पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय
ट्रेजेस्ट राइडर है ना। और एलेन बुखारी पाकिस्तान की पहली महिला ट्रेसेज राइडर है ना, ये पता होना चाहिए, पहले पूछ ले तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? कौन नहीं लेता? राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिनकी योग्यता होनी चाहिए वो 35 वर्ष का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 54 से 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान मिलता है ना। संसद के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ही लेते हैं। अगला देखिए, शुरुआत में हृदय योजना में कितने शहर को शामिल किया गया था? शुरुआत में 12 शहरों को शामिल किया गया था इसमें। और हृदय योजना का राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सर्वधन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिधम पिटक में कितने पुस्तक है? इसमें कितनी पुस्तक है? अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक हैं। ये 3 पिटक है, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा का लाल किला किसने बनाया था? किसका बना हुआ है? यह बना है आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में उनके पोते किसने बनवाया था ना, शाहजहां ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। यह किला यमुना नदी के किनारे पे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। इस किले के निर्माण में करीब 10 साल लगे थे। इस किले का मूल स्वरूप सफ़ेद संगमरमर और चूने पत्थर से बना है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी घाट भारत की प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, भारत का है ना। यह ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्से से घेरता है इसको ना, पूर्वी हिस्से से घेरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ये 2000 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था? समस्थाध्यक्ष करता था। और अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया गया था। और फाइनल कहाँ पे हुआ? फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की कर खिताब अपने नाम किया था। 1 रन से 0 रन के बीच में इन्होंने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए NCS वात्सल्य योजना की घोषणा की। यह एक वित्तीय निवेश योजना है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों के लिए NPS खाता खोल सकते हैं। इस योजना में माता पिता या अभिभावक हर साल कम से कम 1000 रुपये का योगदान कर सकते हैं। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है, इसमें कितने भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम का
रोड मैप कब तैयार किया गया था? ये किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम TPP भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में शुरू की गई थी और इसे 1982 से 1986 और फिर 2006 में पुनः गठित किया गया था। पुनः गठित कार्यक्रम, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के रूप में जाना जाता है, 1 अप्रैल 2007 में प्रभावी हुआ था। ये अगला क्वेश्चन आया था आपका, कौन सी घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन का अंत हुआ था? भारतीय विद्रोह 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन आया था, 1857 के स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखी? ये 1857 के स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आया था, जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे किया गया था? ये हो जाएगा 10वां महिला जूनियर एशिया कप 7 से 15 दिसंबर 2024 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 में कितना बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा डीए से सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो 50% से बढ़कर 63% हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और पेंशन्स के लिए महंगाई राहत RD में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। तो हो जाएगा आपका 3% इसका राइट आंसर। आपको क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।